हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम के बारे में कि कूलाम क्या होता है, मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, और साथ साथ में कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, इसके पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में आपने क्या बोला था कि जब कभी किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो उसके भीतर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसको कहा जाता है कि उस वस्तु या पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया, और कहा जाएगा कि वस्तु वैद्युत में या आवेशित हो गई। ठीक है, फिर आपने कहा था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक का नाम दिया धनावेश, एक का नाम दिया ऋणावेश। इनके बीच लगने वाले बल के बारे में आपने बात की थी। इसमें क्या कहा था आपने, क्या कहा था कि अगर समान आवेश है तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, मतलब वो रिपेल करेंगे। और अगर असमान आवेश है तो लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था कि जो चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। इसमें आपने समझा था कि चूंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु में उसकी आद्य अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में जितने उसके पास प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। मतलब हमेशा परमाणु में उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मतलब दोनों तरह के आवेश इक्वल होते हैं, जितने प्लस उतने माइनस। इसका मतलब प्रत्येक परमाणु हमेशा उदासीन होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या किसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन उसके भीतर आ जाए, तब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर निकलता है तब कहा जाता है कि उस परमाणु या पदार्थ ने धन आवेश ग्रहण किया या उसके भीतर धनावेश आ गया। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहा जाएगा कि उस पदार्थ ने ऋणावेश ग्रहण किया या उसके भीतर ऋणावेश आ गया। ठीक है, साथ में एक बात और इसी में आपने समझी थी, क्या समझी थी, कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसका मतलब अगर कोई परमाणु या पदार्थ धन आवेशित है, इस बात का यह मतलब भी है कि उसके भीतर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिस पदार्थ या वस्तु के पास ऋणावेश जाता है उसके पास उसकी अधिकता होती है। मतलब जो ऋण आवेशित वस्तु या पदार्थ है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, इतनी बात आपने समझी थी। उसके आगे हम आज समझते हैं कि कूलाम क्या होता है, मूल आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है और कूलाम्स लॉ क्या है। एक एक करके बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है ये। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कूलाम। तो कूलाम को समझने से पहले आप ये समझिए कि मात्रक क्या होता है, जिसको कि क्लास 11th में सर लोगों ने आपको बहुत बेहतर ढंग से बताया होगा। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, उन सबको मापने के लिए, उनकी मात्रा बताने के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिसको उसका मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूरी की बात करें, अगर आपको दूरी नापना है तो काहे में नापते हैं, मीटर में, मतलब दूरी का मात्रक हो गया मीटर। अगर आपको द्रव्यमान नापना है तो काहे में नापते हैं, किलोग्राम में, मतलब द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। इसी तरीके से जितनी भौतिक राशियां हैं सबको मापने के लिए कुछ मानक बना लिए गए हैं, उसको उसका मात्रक कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको आवेश को नापना है तो आवेश का मात्रक या मानक या आवेश को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो क्या है, हमारा कूलाम है। तो कह सकते हैं या कहेंगे ही कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, या कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। लेकिन किस पद्धति में, MKSA पद्धति में ये पद्धति होती है, क्योंकि मात्रक के भी सिस्टम होते हैं ना। तो ये सिस्टम होती है MKSA। इस पद्धति में जो कूलाम है वो क्या है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। किस पद्धति में है, MKSA पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम। तो पहला पॉइंट कि कूलाम क्या होता है, ये आवेश का मात्रक होता है। मतलब जब भी आपको आवेश कितना है ये बताना है तो आपको कूलाम में बताना पड़ेगा कि 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 10 कूलाम है, 15 कूलाम है, 100 कूलाम है, ऐसे बताना पड़ेगा। दूसरी बात, कूलाम की परिभाषा क्या बताएंगे सर आप।
ये बात तो समझ गए कि कूलाम क्या है, आवेश, आवेश को नापना है कूलाम में, वो उसका मात्रक है। लेकिन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी परिभाषा के लिए हम सहारा लेंगे वैद्युत धारा का, या वैद्युत धारा के मात्रक जो कि एम्पियर होता है उसका हम सहारा लेंगे। उसके आधार पे आप बताएंगे कि कूलाम की परिभाषा क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि जो वैद्युत धारा होती है वो ये है, वैद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे में समय। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद भी कर लीजिए। अब देखते हैं यहां से हम वैद्युत आवेश क्या होता है। तो अगर हम ये मान लें, अच्छा इसकी परिभाषा बन दो पहले कि आखिर इस फार्मूले से आप धारा की परिभाषा कैसे बताओगे। देखो यहाँ लिखा है वैद्युत आवेश बटे में समय। याद रखना है, अगर किसी भौतिक राशि को, किसी भी राशि को समय से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब वहां पर दर निकाला गया, रेट निकाला गया है। तो अगर हमको इसकी परिभाषा बताना हो धारा की, तो क्या बताएंगे, किसी भी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर, कितना वैद्युत आवेश वहां फ्लो करेगा उसका रेट निकाल लीजिए, उसी का रेट कहलाता है वैद्युत धारा। ठीक है, किसी भी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब अगर ये मान लें कि धारा का मान आप ले लीजिए 1 एम्पियर, कितना लेना आपको, जो धारा यहां पर है उसको आपने लिया 1 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और समय को लेते हैं यहां हम 1 सेकेंड, क्योंकि समय का मात्रक होता है 1 सेकेंड। उस केस में अगर आप यहां पुट करें, इसकी जगह पर 1, इसकी जगह पर 1, तो आप कहेंगे ये सर हो जाएगा वैद्युत आवेश। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको 1 पुट करना है, यहां 1 पुट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब क्योंकि आवेश है तो आवेश को काहे में नापते हैं आप, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो 1 कूलाम हो गया। निकल आया ना कूलाम की परिभाषा। देखिए जरा क्या बनाएंगे परिभाषा। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, या यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तब कहा जाता है उस चालक में आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलाम के बराबर। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तब उस चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होगी। समझ गए, ऐसे कूलाम को आपको डिफाइन करना है, किसके पदों में, धारा के पदों में। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, प्रोटॉन के आवेश के बारे में। तो अगर आप भूल गए हैं तो मैं बोल दे रहा हूं, उसको आप लिख लें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये 1.6 गुणे 10 की घात -19, इतना कूलाम का ऋणावेश होता है इस पे। इसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक, ये होता है ऋण आवेश। ठीक, प्रोटॉन की बात करें तो बिल्कुल परिमाण इतना होता है, लेकिन प्रकृति धनात्मक होती है। यहां जाएगा इतना का धन आवेश। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा काम पड़ेगा अभी। अच्छा एक बात और, जब पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी पदार्थ जब आवेशित हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो याद है आपने क्या सुना था, उसमें क्या देखा था, क्या लिखा था, याद होगा आपको, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आपको। क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ये आपने उसमें लिखा भी था, समझा भी था, सुना भी था कि किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। जिस भी वस्तु में आवेश आएगा, चाहे वो धन आवेश आए चाहे वो ऋण आवेश आए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, इलेक्ट्रॉन था। यही ट्रांसफर हो रहा था, या तो ए से बी में या तो बी से ए में। याद आ रहा है कुछ। इसमें आपने ये भी कहा था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना ऋण आवेश है और प्रोटॉन के पास इतना धन आवेश है, जब किसी परमाणु की बात करेंगे दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था में परमाणु उदासीन होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जिसमें से निकलेगा उस पर इतना कम हो जाएगा, तो एक धनावेश दिखाई पड़ेगा, ये वाला, ये ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है,
और जहां प्रवेश करेगा वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएगा तो वहां ऋणावेश हो जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां धनावेश, जहां प्रवेश किया वहां ऋणावेश। ठीक, इतना आपने समझा था। अब हम समझते हैं मूल आवेश क्या होता है। ये हमने समझ लिया है कि गुलाम क्या होता है और गुलाम की परिभाषा क्या होती है। अब समझते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं ये भी। तो मूल आवेश को समझने से पहले हम मूल शब्द पे ध्यान देंगे। मूल का क्या मतलब होता है? मूल आवेश, जब भी किसी राशि के मूल के बारे में आप बात करते हैं तो मूल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होगा उसका, जो मूल होगा उसका, साथ साथ में जो पार्ट और उसके बनेंगे उस राशि के जो उससे बड़े होंगे वो हमेशा उसी मूल से मिलकर बने होंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है रुपये का। अगर वर्तमान में हम रुपये की बात करें तो रुपये का मूल है 1 रुपया, क्योंकि ये सबसे छोटा मान होता है। क्या इसको आप ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। तो जो मूल रहेगा उसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में जो बड़े रुपये बने हुए हैं उन सभी में ये रुपया शामिल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। कैसे है? अगर आप कहते हैं 10 रुपया, मतलब उसमें एक एक 10 बार शामिल है। अगर आप कहते हैं 20 रुपया, इसका मतलब उसमें एक एक करके 20 बार शामिल है। अगर आप कहते हैं 100 रुपया, इसका मतलब है एक एक करके 100 बार शामिल है, तभी तो 100 बनेगा। 1000 कहेंगे तो 1000 बार शामिल है, लाख कहेंगे तो लाख बार शामिल है। इसका मतलब जितनी भी बड़ी राशियां हैं रुपये वाली वो सब उसी 1 रुपये से मिलकर बनी हुई हैं। ये बात क्लियर है? बिल्कुल मूल आवेश को आपको इसी तरीके समझना है। बस यहाँ रुपया है, वहां पे यहाँ पे आवेश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसकी परिभाषा आपको लिखनी ये है कि किसी भी आवेशित वस्तु या पदार्थ पर पाया जाने वाला या हो सकने वाला सबसे छोटा आवेश मूल आवेश कहलाता है। मतलब ये ऐसा आवेश होता है जो सबसे छोटा होगा किसी भी आवेशित पदार्थ या वस्तु पर। इससे छोटा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। इसको दिखाते हैं स्मॉल ई से, और स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के बराबर इसकी मात्रा होती है। फर्क सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर इतने कूलाम का धनावेश होता है। लेकिन यहाँ केवल परिमाण से मतलब है, इसकी प्रकृति आपको नहीं लेनी है क्योंकि प्रकृति को ये नहीं बताएगा, केवल मात्रा को बताएगा बस। ठीक है। साथ साथ में एक बात और, जितने भी आवेश इससे बड़े होंगे वो सभी इससे मिलकर बने होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी सारे आवेश जो इससे बड़े होंगे जो किसी भी आवेशित वस्तु पर हो सकते हैं वो हमेशा और हमेशा ई के पूर्ण गुणज होने चाहिए। मतलब इस तरीके से, या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 5e होगा, या तो 7e होगा। कभी भी दशमलव में नहीं आएगा ये। मतलब आप कहें 0.7e ये नहीं होगा, आप कहें 1.5e ये नहीं होगा। बात समझ में आई? एक लाइन में समझिएगा कि मूल आवेश क्या होता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश मूल आवेश कहलाता है। प्रकृति में इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। बाकी जितने आवेश हैं वो सभी ए के पूर्ण गुणज होते हैं। इसको दिखाते हैं स्मॉल ई से। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कोई भी आवेश जो किसी भी आवेशित वस्तु पर होगा उसका ई का पूर्ण गुणज होना अनिवार्य है। अगर वो भिन्न में आता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जब भी आप आवेश को लिखेंगे वो ई के टर्म में ही लिखेंगे, ई के पूर्ण गुणज में लिखेंगे, या तो ई 2e 5e 7e। अगर कहीं पर 0.7e है तो ये भिन्न में आ गया ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता उस आवेशित वस्तु या पदार्थ पे, है ना। ये हो सकता है, हमेशा इसे पूरा पूरा कटना चाहिए। इसका मतलब होता है पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं आवेश की परमाणुता या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको भी क्या होता है फटाफट। ये क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। इसका संबंध मूल आवेश से है। जो मूल आवेश की प्रॉपर्टी है
इसमें अप्लाई होगी आवेश का क्वांटीकरण। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी अभी आपने कहा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा E के पूर्ण गुणज में होगा, दशमलव में या भिन्न में यह संभव नहीं है। यही जो गुण होता है आवेश का, उसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। की सुनिए परिभाषा क्या है इसके पहले आप लिख लीजिए इसको, कि कभी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी आवेशित वस्तु आपके पास है तो उसको आप अनिश्चित इनडेफिनिट विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जब भी आप आवेश को ब्रेक करेंगे तो हमेशा E के पूर्ण गुणज में ही ब्रेक करेंगे। कभी भी जो चाहे मनचाहा आप तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप चाहें कि हमको ठीक है, हमको केवल इतना लेना है, 1.5 की लेना है, तो इतना आप उसमें से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। या आप कहिए हमको केवल 2.5 की लेना है, इसको भी आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आपके E के पूर्ण गुणज में ही ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप बाध्य होंगे। क्या होंगे? इसके लिए आप बाध्य होंगे, क्योंकि यही पॉसिबल है। या तो E में ब्रेक करेंगे, या तो 2E में ब्रेक करेंगे, या तो 3E में ब्रेक करेंगे, या तो 4E में डॉट डॉट डॉट। मतलब जो भी पार्ट उसके बनेंगे, जो कि आपने उसको ब्रेक किया है, तोड़ा है, विभाजित किया है, वो हमेशा E का पूर्ण गुणज होना चाहिए। आप अगर चाहें कि नहीं हम जो चाहते हैं वैसे बांट लेंगे तो ये संभव नहीं है। इसी गुण को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो परिभाषा ये है कि किसी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजन के लिए E का पूर्ण गुणज होना जरूरी है, कोई भी आवेश का जिसको आपने ब्रेक किया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं परमाणुता भी के दो नाम है, चाहे कहिए आवेश का क्वांटीकरण या कहिए परमाणुता, दोनों बातें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस वाले, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसी वस्तु पर कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो उसमें आपको देखना है जो E का पूर्ण गुणज है वो संभव है, और जो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, वो संभव नहीं है। ठीक, ये बात क्लियर? अब बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम ये क्या होता है देखते हैं। कूलाम इन्होंने बताया कि अगर कहीं पर दो स्थिर आवेश हैं इस तरीके से, मान लो एक स्थिर आवेश यहाँ पर है, एक मान लेते हैं यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, इसका परिमाण मान लेते हैं q1 है, इसका परिमाण मान लेते हैं q2 है। तो दोनों के बीच लगने वाला बल जो F होगा, पहला पॉइंट बताया कि वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रम में रहेगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2, पहला ये बताया। दूसरा बताया कि जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब जो F है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दो बातें बताई। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, तो हालांकि ये कूलाम का नियम है। अभी आगे इसको प्रोसीड करते हैं, लेकिन पहले परिभाषा समझ लेते हैं। आपने लिख लिया है, परिभाषा सुनिए ध्यान से, इसको आप नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये हमेशा कर रहे हैं डेरिवेशन गणितीय रूप। अब देखिए इतना समझ गए। फिर आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जब कभी अनुक्रमानुपात हटता है तो वहां दो चीजें आती हैं, एक तो नियतांक और कोई कांस्टेंट, सॉरी एक तो बराबर आएगा और कोई कांस्टेंट आएगा। इस तरीके से देखें तो यहाँ जाएगा F इज इक्वल टू नियतांक यहाँ के आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक, जहां के बारे में आप लिख दीजिए कि क्या चीज है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। के इक्वल टू है
अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगर ये माना जाए कि जो आवेश आपने लिया है Q1 Q2 ये निर्वात में है, इनके बीच की दूरी r मीटर में ली गई है, साथ में इनके बीच लगने वाला बल न्यूटन में है। अगर ऐसा माना जाए तो प्रयोग के आधार पे k का मान निकाला गया है। इसका मान है k इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान है k का। k क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। प्रयोग के आधार पर इसका मान इतना निकाला गया है, लेकिन प्रयोग में ध्यान क्या रखना है कि आवेश कहां पर होने चाहिए? निर्वात में होने चाहिए, इनके बीच की दूरी r मीटर में होना चाहिए और लगने वाला बल न्यूटन में होना चाहिए। उस कंडीशन में k का मान आपको इतना लेना है। कितना है ये? 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ प्लस का 9 याद रखिएगा, प्लस का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अगर आप इस मान को यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका F बराबर F इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ और साथ में ये वैल्यू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपान में आर का स्क्वायर। ठीक, अब सुविधा के लिए इसका मान, ये जो वैल्यू होती है इसको हम रखते हैं इसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, बता रहा हूँ अभी इसके बारे में। तो आ जाए Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है कूलाम का नियम से बल निकालते हैं। यहाँ रख दीजिए ब्रैकेट में आप कि जो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लेते हैं 9.0 इंटू 10⁹ की जगह पे। ठीक है, तो दोनों बातें एक हैं, चाहिए लिखे आप, चाहिए दोनों का मतलब है, बस ये इसका आंकिक मान है। जब कभी आपको इसका आंकिक मान लिखना होगा तो आपको ये लिखना है। ठीक, सुविधा के लिए इसको हम लेते हैं। आगे जो फॉर्मूले आप पढ़ेंगे वो हमेशा इसी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो वोल्टेज का हो, चाहे वो क्षेत्र की तीव्रता का हो, सारे फॉर्मूले आप इसी के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब यहाँ कहेंगे सर यहाँ एक नया टर्म आ गया, वो क्या है हमारा? एप्सिलॉन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं समझाता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में कि क्या होता है ये। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है, या आंकिक मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 और इसका यूनिट होता है, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये इसका आंकिक मान था। नाम क्या है ये इसका? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका आंकिक मान है 8.85 गुणे 10 घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात तो आप समझ गए, लेकिन इससे समझे हैं क्या आप? ये नाम ऐसा ठीक है, ये आंकिक मान ठीक है, ऐसा काम पड़ेगा। अगर आता भी एग्जाम में तो केवल ये आता है क्या है एप्सिलॉन नॉट और इसका आंकिक मान कितना होता है, आपको यही लिखना है, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये एप्सिलॉन नॉट? तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा विद्युत क्षेत्र के बारे में जो आगे है, लेकिन एक लाइन समझ लीजिए होता क्या है ये। दरअसल में अगर कहीं पर आवेश है तो आवेश को दिखाने के लिए या इसका प्रभाव बताने के लिए ये कैसे काम करेगा, एक टर्म होता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी चूंकि उसको समझना है तो ये बताना पड़ रहा है। तो कोई भी माध्यम अपने में से कितने वैद्युत क्षेत्र को पारगम्य करेगा या आने दे सकता है, उसको बोलते हैं उसकी विद्युतशीलता या परमिटिविटी। कोई भी माध्यम, जैसे यहाँ निर्वात की बात हो रही है, कोई माध्यम नहीं है तो निर्वात के बारे में बात हो जाएगी। तो ये जो विद्युतशीलता है ये निर्वात की भी होती है और माध्यम की भी होती है।
जैसे जल है, जल की अलग होगी, कांच है, कांच की विद्युतशीलता अलग होगी, या किसी और पदार्थ की विद्युतशीलता अलग होगी। तो अभी यहाँ निर्वात की बात हो रही है, तुमको समझना है कि निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना पारगम्य है, या वो निर्वात विद्युत क्षेत्र को कितनी मात्रा में अपने भीतर प्रवेश करने देगा, अपने में से प्रवाहित करने देगा, उसको कहा जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। एक लाइन में ये समझिएगा कि कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र को जितनी पारगम्यता देगा, कि मतलब कितना क्षेत्र इसमें से पारगम्य है, इनमें से जा सकता है या इनमें प्रवाहित हो सकता है, उसको बोलते हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता। यह हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है, उसका मान भी निकाला जाता है, लेकिन निर्वात के लिए नियत होता है, और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। समझ गए? आपको मतलब इसके मान से है और ये क्या चीज है इससे, बाकी आप समझ गए हैं ये क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, जैसे अभी हमने जो निकाला है आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो निकाला है निर्वात में। अगर मान लो कोई माध्यम हो जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने माध्यम क्या माना है, निर्वात, है ना। अब यहाँ एक पॉइंट हम मिस करके तो भी समझ लो, हालांकि हम पढ़ चुके हैं अच्छे से पार्ट 1 में। वो क्या है कि आपने यहाँ पर 2 आवेश लिया है और ब्रैकेट में क्या लिखा था, लगने वाला बल। अब आवेश के बीच 2 प्रकार का बल लगता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, है ना, 2 ही बल तो होता है। और इसको आप कैसे बताएंगे, तो आप चाहो तो उसको नोट में करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जो 2 आवेश आपने लिया है, अगर ये दोनों समान प्रकृति के हैं, सजातीय हैं, मतलब एक ही तरह के आवेश हैं, तब लगने वाला बल प्रतिकर्षण का होगा। और अगर असमान आवेश हैं, अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस, तब इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। ठीक है, ये नोट में आप लिख सकते हैं। चले, अभी निर्वात की बात होगी तो आपने कहा निर्वात में जो बल आएगा विद्युत बल, वो था F = 1/4πε0, और यहाँ पर Q1 Q2/R का स्क्वायर, इतना न्यूटन बल लग रहा था। अब या तो ये आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, वो डिपेंड करता है कि आवेश यहाँ पर आपने कैसे लिए हैं। ठीक, लेकिन अगर मान ले यहाँ पर कोई और माध्यम हो जाए, अभी तो निर्वात में है, अब मान लो किसी और माध्यम में हो जाए, किसी और माध्यम का मतलब इनके बीच में आप लकड़ी ला के रख दो, या कांच ला के रख दो, या कोई और जल ला के रख दो, उस समय क्या F का मान यही रहेगा, या जो लगने वाला बल है आवेशों के बीच वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट, किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, कि वो आवेश जहां पर है उसका माध्यम क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई परावैद्युत है, यहाँ पे ये नया टर्म है आपके लिए, परावैद्युत, जो हम माध्यम कह रहे हैं ना, उसको हम बोल रहे हैं, मान लो परावैद्युत माध्यम है। कैसा माध्यम है, परावैद्युत माध्यम। तो ये टर्म समझ लो क्या होता है परावैद्युत। अभी आप समझो कुचालक या विद्युत रोधी, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होगा या जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसको आप बोलेंगे परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पदार्थ। इसको भी हम डीपली समझेंगे, लेकिन आगे अभी आप समझिएगा परावैद्युत का मतलब ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इतना समझिए बस। चलिए देखें, अब मान लेते हैं आवेशों के बीच कोई आपने रख दिया माध्यम, तो माध्यम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका एक गुण होता है, उसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं परावैद्युतांक, जिसको हम दिखाते हैं के से। क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है ये, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर ऐसा है कि आवेशों के बीच में कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, तब लगने वाला बल ये हो जाएगा F = 1/4πε0 इंटू में के इंटू में Q1 Q2/R का स्क्वायर। इतना दोनों में फर्क क्या है, केवल यहाँ के से मल्टीप्लाई कर देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, सेम चीज है। ये था लगने वाला बल आवेशों के बीच निर्वात में या वाय में, ये है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में लगने वाला बल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब के के बारे में थोड़ा जानकारी कर लो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बाकी हम अभी इसकी परिभाषा पढ़ाएंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, अभी इसका मान पढ़ लेते हैं।
इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो बताने वाले हैं के बारे में, के की वैल्यू के बारे में। तो के की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू होती है हमेशा 1 से अधिक, और के की वैल्यू होती है अनंत। 3 बातें हैं, तीनों को समझना है कि किन के लिए 1 होता है के का मान। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इससे 1 नंबर का सवाल बनता है। चलिए, के का मान 1 होता है या 1 से अधिक होता है या अनंत होता है। तो के का मान 1 होता है किसके लिए? अगर माध्यम आवेशों के बीच का वायु या निर्वात है। निर्वात का मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं। अगर कहा जा रहा है कि जो आवेश लिया है उनके बीच वायु है माध्यम, या वो आवेश वायु में रखे हैं अथवा निर्वात में हैं, उस समय के का मान 1 लेंगे। मतलब निर्वात या वायु का परावर्तनांक कैपिटल के 1 के बराबर होता है। दूसरा, 1 से अधिक किसी भी पदार्थ के लिए, वायु को छोड़कर किसी भी परावैद्युत के लिए, कोई भी आप ले लीजिए परावैद्युत माध्यम, सब के लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। निर्वात या वायु है तो के का मान 1 लेना है। इसके अलावा कोई भी माध्यम लो आप, कोई भी माध्यम लो, हमेशा के का मान 1 से अधिक होगा। लेकिन ये मान आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है। जिसके लिए फिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। निर्वात या वायु के लिए फिक्स है के का मान 1। बाकी कोई भी माध्यम लो आप, कोई भी माध्यम, ठीक है, कांच ले लो, रबड़ ले लो, लकड़ी ले लो, कोई भी माध्यम लोगे के का मान हमेशा 1 से अधिक आएगा। मतलब यहाँ से ये पॉइंट बनेगा कि क्या के का मान 1 से कम हो सकता है? तो आप कहेंगे कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यहाँ से बनता है, कभी कभी क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा मान के ब्रैकेट में परावर्तनांक नहीं हो सकता है। तो नहीं होता में कौन सा लिखेंगे? जो 1 से कम होगा, मतलब नेगेटिव वाला, या जो 1 से कम 0.1, 0.2, 0.7, 0.9, ये मान नहीं हो सकता है। 1 से अधिक, इसके बारे में बात करते हैं। धातुओं के लिए, अगर मान लीजिए धातुएं हैं, धातु का मतलब सोना, चांदी, लोहा, जैसे धातुएं है ना, अगर ऐसा कोई माध्यम है तो उसके लिए के का मान आपको लेना है अनंत, इनफाइनाइट। क्या लेना है? अनंत लेना है, इनफाइनाइट। समझ गए? वायु या निर्वात के लिए के का मान 1, किसी अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान 1 से अधिक हमेशा और हमेशा, और धातुओं के लिए के का मान अनंत। धातु मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, इन सब के लिए के का मान आपको लेना है अनंत के बराबर। ये 3 मान आपको याद रखना है, ठीक। इतनी बात करिए, इसको नोट करिए। अब बात करते हैं के की परिभाषा की। के की परिभाषा ले लेते हैं, क्या होता है। इसको मैं हटा दे रहा हूं। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। इसकी परिभाषा की बात करें तो ध्यान दें, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है बल का, और समीकरण नंबर 2, जो पहला वाला बल है वो निर्वात में लगने वाला बल है दो आवेशों के बीच, जिनका परिमाण K1 Q2 है। और जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल। अगर इनको डिवाइड करते हैं, इसको मान लीजिए FM, M फॉर मीडियम, अगर डिवाइड करें तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 बटे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा FM इक्वल टू, यहाँ देखें ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, K1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 अपान के, मतलब 1 अपान के। तो क्या जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा F बाई FM बराबर के, जहां पर के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए। क्या बनेगा यहाँ से? F क्या था? निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल। FM क्या था? कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल। इन दोनों का यहाँ क्या किया गया है? अनुपात, रेशियो निकाला गया। जो अनुपात आएगा वो क्या होगा? माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है परिभाषा? निर्वात में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी परावैद्युत में रखे आवेशों के बीच, उन्हीं आवेशों को रखना है जिनको आपने निर्वात में रखा था, उन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात उस माध्यम का
परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। एक परिभाषा और है इसकी, ये होती है K इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये क्या है, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। इसको तो आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता दी, निर्वात की विद्युतशीलता है ना। तो यहाँ क्या बनाएंगे परिभाषा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो आप चाहे यहाँ से लिख लो चाहे यहाँ से लिख लो। अब यहाँ पे वही बात है, इसको तो आपने समझ लिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी माध्यम किसी वैद्युत क्षेत्र को कितनी पारगम्यता देता है, मतलब किसी भी माध्यम से वैद्युत क्षेत्र कितना प्रवेश कर सकता है, उसके आर पार कितना जा सकता है उससे होकर, वो कहलाता है उस माध्यम की विद्युतशीलता। अगर निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता, अगर कोई माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता। अगर कोई माध्यम मान लिया हमने जल मान लिया, तो जल में से होकर कितना वैद्युत क्षेत्र पार कर सकता है उसको बोलेंगे जल की विद्युतशीलता। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ गए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कूलाम के बारे में पढ़ा, मूल आवेश के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, आवेश के परमाणुता के बारे में पढ़ा, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, और कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा। साथ साथ में के क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये पढ़ा। एक लाइन और हम समझ लेते हैं परावैद्युत, जो कि मैं बता भी चुका हूँ आपको वैसे, लेकिन परिभाषा चाहो तो लिख लो आप। परावैद्युत क्या होता है, तो मैंने भी क्या बताया, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत कहते हैं। मतलब ऐसा माध्यम जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, या जिनमें मुक्त आवेश नहीं होते हैं, या जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको कहा जाता है परावैद्युत माध्यम या केवल परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज क्लास में बस इतना ही।